बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इन्वेंटरीज को डिस्कस किया, इन्वेंटरी के टाइप्स वगैरह को डिस्कस किया। और जब इस टॉपिक को देखने लगे तो इन्वेंटरीज की टाइप्स में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स के बारे में हमें बताया गया था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको एक मरतबा रीड कर लीजिएगा तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अब रॉ मटेरियल के बारे में आपको पता है कि रॉ मटेरियल ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी इन्वेंटरीज हमारे पास मौजूद होती हैं जो फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन में जो कर रहे होते हैं, अगर हम लोग वो प्रोडक्शन में यूज कर लें तो फिर तो वो बन जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट। लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अगर कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो हमारे पास अनयूज्ड फॉर्म में मौजूद है, जो अभी तक प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बना, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बन जाता है। इसी तरह जब हम लोग वर्क इन प्रोसेस में जाते हैं तो वर्क इन प्रोसेस रॉ मटेरियल 100% जो भी हमने प्रोडक्शन के लिए निकाला, उसके ऊपर अगर हम लोग लेबर अप्लाई करें, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाई करें, तब जाकर उसने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना है, अगर 100% अप्लाई कर दो। लेकिन अभी उसकी प्रोडक्शन चल रही थी और अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया और उसके ऊपर अभी कुछ लेबर, मतलब वो 50% भी हो सकती है, 60% भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है, तो आपको वो इन फ्यूचर बता देगा कि इस वर्क इन प्रोसेस के ऊपर हम लोगों ने कितनी लेबर अप्लाई की, कितने परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोगों ने अप्लाई किए। सिंपल कि 100% ना तो लेबर हम लोगों ने अप्लाई की, ना ही 100% हम लोगों ने उसके ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाई किए, इसीलिए वो वर्क इन प्रोसेस का पार्ट है। और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री मौजूद हो जिसके ऊपर कुछ पार्ट हमने इसका अप्लाई किया हो और अभी तक वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए, तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई तो फिनिश गुड्स में जाके रिकॉर्ड हो जाएगी। अब जब फिनिश गुड्स की बात करते हैं, अगर हम उनको सेल कर दें ड्यूरिंग द ईयर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाती हैं। और अगर हम उनको सेल ना कर पाए, अनसोल्ड आइटम्स रह गई, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे। ऑल राइट, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाए तो फिनिश गुड्स का ही पार्ट जाके बन जाता है, लेकिन अभी तक कंज्यूम नहीं किया प्रोडक्शन के लिए तो इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। वर्क इन प्रोसेस अगर लेबर और एफओएच 100% अप्लाई हो चुके हैं तो फिनिश्ड गुड्स का पार्ट बनेंगे। लेकिन अब अगर उनका कुछ पार्ट हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो हमारे पास वो वर्क इन प्रोसेस में रहते हैं कि अंडर प्रोसेस है अभी ये काम। और अगर फिनिश गुड की बात करें, अगर सेल कर चुके हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बनते हैं, और अगर अभी तक सेल नहीं किया तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे। ये बात क्लियर? अच्छा, कुछ ऐसा होता है क्या, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या कुछ भी इसी तरह से जहां पे प्लांट एंड मशीनरी या कुछ एसिड्स इस तरह के यूज हो रहे हैं, उन लोगों ने ना, उन्हें पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पे टूट जाती हैं, हमें रिपेयर करवानी पड़ सकती हैं। तो ऐसा नहीं है शहरों से हर टाइम हम वो मैकेनिक बुलवाते रहेंगे और उसी टाइम पे वो चीज लेने के लिए दौड़ेंगे जब हमें जरूरत होगी। ऐसा नहीं है। जैसे अगर बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी को देखा जाए ना, तो उनको रन करने के लिए ना बेल्ट यूज किए जाते हैं उसके ऊपर। तो बेल्ट की लाइफ प्रॉपर वो जो प्लांट की लाइफ के इक्वल नहीं हो सकती। जैसे वॉशिंग मशीन के साथ भी बेल्ट लगे हुए होते हैं, इसी तरह कोई भी मशीनरी को रन करने के लिए उसको जब दूसरी मशीनरी से कनेक्ट करते हैं तो थ्रू बेल्टिंग सिस्टम करते हैं। तो बेल्ट ना कुछ अरसे में टूट जाते हैं, तो उसको जाके सिंपली उस बेल्ट को रिप्लेस कर दो। अब क्या है कि आपने ना अपने पास कुछ एक्स्ट्रा बेल्ट्स परचेज करके रखे होते हैं, कुछ डिफरेंट और भी स्पेयर पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता है, नट बोल्ट्स वगैरह, कि इन केस अगर ये टूट जाए या खराब हो जाए तो हम फौरन इनको बस रिप्लेस करेंगे और मशीनरी अपनी वर्किंग कंडीशन में आएगी। अगर वो चीजें हम लोग यूज कर लें तो एक्सपेंस आउट है। अगर हम लोग अब देखो बेल्ट की कॉस्ट, मतलब ये तो एक किस्म का रिपेयरिंग एक्सपेंस आ जाएगा। कोई नट बोल्ट वगैरह हमने उसके चेंज किए तो एक किस्म का रिपेयरिंग एक्सपेंस आ जाएगा। तो एक्सपेंस आउट है अगर उस साल में यूज हो जाते हैं तो। लेकिन अगर उस साल में वो यूज नहीं होते और एट द एंड ऑफ द पीरियड वो स्पेयर पार्ट्स, वो लूज टूल्स वगैरह, वो स्टोर्स वगैरह अगर हमारे पास मौजूद हैं जिनको अभी तक यूज नहीं किया, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट।
बात क्लियर? बात क्लियर? अब चलते हैं हम इसकी कॉस्ट की तरफ। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ इन्वेंट्री। अब जैसा कि रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को डिटरमिन करना बहुत सिंपल है। क्या कि रॉ मटेरियल के परचेज प्राइस देखो, कोई डिस्काउंट मिला है तो वो लेस कर दो, किसी किस्म के कोई आपके नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह हैं तो वो उसमें ऐड कर दो, कोई रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो उनको शामिल करने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के कोई आपको कैरेज इनवर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लोडिंग अनलोडिंग है, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी आपके पास। तो परचेज प्राइस including import duties and taxes other than those subsequently recoverable by the entity। कौन से टैक्सेस कहता है कि जो आप लोग रिकवरेबल हो, एडजस्टेबल हो, जो रिफंडेबल हो, वो शामिल नहीं करने। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली attributable to the purchase of goods, trade discounts, rebates and other similar items are deducted in determining the कॉस्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने IS2 इन्वेंट्री के चैप्टर PRC के अंदर पढ़ा था, या कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन करने के लिए भी जब आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो वो सेम इसी तरह की आपके पास कैलकुलेशंस होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा। कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क इन प्रोसेस। कहते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो 100% आ जाएगी, क्योंकि आपको प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आप लोगों ने 100% ही उठा लेना है। अब क्या है इसके ऊपर, एज डिटरमिन्ड अबाउट, मतलब वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल तो यूज होगा ही, तो वो मटेरियल की कॉस्ट तो एज इट इज जैसे ऊपर आपने कैलकुलेट की, आपने वो देखना है कि आपने कितना मटेरियल उठाया, उसके मुताबिक वो कॉस्ट तो एज इट इज आ जाएगी। उसके अलावा प्लस इसमें डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड टू द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन। मतलब 100% तो काम नहीं हुआ, 100% हो जाता तो वर्क इन प्रोसेस ही ना होता, फिर तो हम लोग फिनिश गुड्स में थे, वर्क इन प्रोसेस 0। ऑलराइट, अब यहां पे कहता है कि भाई अगर आप लोग सपोज कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन करने में अभी अकाउंटिंग एंड हो गया, कंस्ट्रक्शन ने कंप्लीट होना है मार्च में जाकर अगले साल। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस साल के एंड पर मैं अपने पास इसको रिकॉर्ड कहां पे करूं? तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ने कहा कि भाई अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमी को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। ऑलराइट, याद है आपको ये बात? कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो जब कंप्लीट नहीं हुआ तो वर्क इन पीपीई का पार्ट नहीं बन सकता। हाँ, ये अलग बात है कि नॉन करंट एसिड है, लेकिन पीपीई का पार्ट नहीं बनेगा। तो नॉन करंट एसिड में उसने जाके रिकॉर्ड होना है वर्क इन प्रोसेस के तौर पर। अब बात ये आती है कि भाई वर्क इन प्रोसेस में कितना जाके रिकॉर्ड करेंगे, तो आप लोगों ने अपनी बोरिंग कॉस्ट भी पढ़ी होगी, वहां पर भी वो यही कहता है कि जितना काम हम लोग कर चुके हैं। अब यहां पर अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो यहां पर वो आपको बता देगा कि आप इसका 70% काम कंप्लीट कर चुके हैं, आप 60% काम कंप्लीट कर चुके हैं, कोई ना कोई परसेंटेज बता देगा। साथ में आपसे ये बता देगा कि भाई टोटल कॉस्ट इतनी आती है, अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो टोटल कॉस्ट इतनी है, उसका 70% कंप्लीट हो चुका है, तो हम टोटल का 70% लेंगे और वो वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बन जाएगा। बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखें स्टोर स्पेयर्स एंड टूल्स। इनको तो आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे रॉ मटेरियल को परचेज करके रखते हैं, क्या आपने देखना है कि ये स्टोर स्पेयर्स एंड टूल्स वगैरह आपको कितने में पड़े, तो उनकी कॉस्ट एज इट इज अपने पास रिकॉर्ड कर लेना। फिर बात आ जाती है फिनिश्ड गुड्स की। अब फिनिश्ड गुड्स के अंदर आपने रॉ मटेरियल भी रखना है साथ में, जैसे ऊपर आप लोगों ने डिटरमिन किया, लेकिन इसमें अब टोटल लेबर कॉस्ट भी आएगी, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आप लोगों के पास आ जाएंगे, और ये सब मिलकर फिनिश गुड्स की कॉस्ट बनाते हैं। एनी डाउट? बात क्लियर सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, sometimes the inventories are damaged or become wholly or partially obsolete, in such case the company। अब देखें भाई, स्टोर रूम में जब आप लोग अपने पास फिनिश्ड गुड्स इवन के रॉ मटेरियल भी रखते हो ना, तो कुछ ना कुछ चीजें डैमेज भी हो जाती हैं, कुछ एक्सपायर हो जाती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में भी नहीं रहती, तो एक किस्म का लॉस है इन्वेंट्री का। अब बात ये आती है कि उस लॉस को रिकॉर्ड कैसे करना है। अब ये कंपनी की अपनी पॉलिसी है, और ये बात याद रखनी है, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर।
अब उन डैमेज आइटम्स का क्या करना है, तो यहां पे कहते हैं either have to incur more cost to bring them into saleable condition due to which the cost may exceed the selling price। अब क्या करना है, अब कहते हैं इन सच अ केस द कंपनी, वो कहते हैं या तो कंपनी उसकी कॉस्ट को, वो जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है फिनिश गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बना देगी। अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनाती है, वो डैमेज आइटम्स वगैरह जो लॉस हो गया, अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, सिंपल सी बात कि अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेके जाती है तो लाजमी है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एक्सीड कर जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एक्सीड कर गए तो मतलब आपको अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल प्राइस भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, और जब सेल प्राइस ज्यादा रखोगे तो मार्केट शेयर कम हो सकता है, तो ये एक किस्म का आपका लॉस हो सकता है। दूसरी बात कहते हैं सिंपल, फर्स्ट में ये कहता है कि आप उसको अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बना दें। दूसरे में ये कहता है और सेल देम इन अ डैमेज और ऑब्सोलीट फॉर्म फॉर विच द सेलिंग प्राइस वुड प्रोबेबली बी लोअर देन एक्चुअल कॉस्ट एज डिमांड ऑफ सच ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स में हैव कम डाउन। कहते हैं ऑब्सोलीट है फुली या पार्शली, इनके लिए अब दो सिचुएशंस है। दो सिचुएशन ये है कि एक तो ये है कि आप उसके ऊपर वर्किंग करो, डैमेज आइटम है, आप उसकी रिपेयरिंग करवाओ, रिपेयरिंग करवाओगे तो रिपेयरिंग एक्सपेंस आएंगे, आप उसकी रिपेयरिंग करवाओ और फिर उसको फुल जो आपकी सेलिंग प्राइस थी उसके ऊपर सेल। दूसरा क्या है, आपको अगर ये लगता है कि आप रिपेयरिंग करवाने जाओ तो कॉस्ट ऑफ ऐसे कॉस्ट इसके ऊपर ज्यादा पड़ जाएगी, तो जिस कंडीशन में मौजूद है उसी कंडीशन में सेल कर दो। अब मुझे बताओ, आपके पास एक फिनिश्ड गुड का आइटम है जो आप 100 रुपए में सेल करते हो और वो आइटम डैमेज हो गया, क्या 100 रुपए में सेल करोगे? कितने में सेल करोगे? अब उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्या 100 से ज्यादा पे सेल करोगे, कितने कम पे करोगे, तो 60 पे जा सकता है, 50 पे जा सकता है, 70 पे जा सकता है। कहता है कि भाई दो ऑप्शन है, या तो आप उस डैमेज आइटम को ठीक करवाओ फिर जाके फुल प्राइस पे सेल कर दो, या जैसे डैमेज है उसको एज इट इज सेल करो लेकिन अब अपनी सेलिंग प्राइस को कम करते हैं। ये दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या ये दो पॉइंट समझ आ गई हैं? एक मतलब फिर से पढ़ो इनको, इन दोनों पॉइंट्स को एक मतलब फिर से रीड करें अच्छे तरीके से। Sometimes inventories are damaged or become wholly or partially obsolete. In such a case, the company either have to incur more cost। अब अगर वो डैमेज है तो आपको उसके ऊपर मतलब ये फर्स्ट पॉइंट उस टाइम पर आता है जब आपका वो जो एसिड है ना उसमें माइनर से कोई डैमेज वगैरह हो, तो आपको पता हो कि ये हल्का सा डैमेज है, इसको बस थोड़ी सी एक्सपेंस इसके ऊपर लगाएंगे और इसने ठीक हो जाना है और ये बिल्कुल गुड आइटम्स की तरह बन जाएगा। तो कहते हैं ऐसी सिचुएशन में तो आप इसके ऊपर मोर कॉस्ट इनकर कर दें, मोर कॉस्ट इनकर कर दें, उसको सेलेबल कंडीशन में कन्वर्ट कर लें फिर, क्योंकि डैमेज है तो सेलेबल कंडीशन में नहीं है वो, अब उसको थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सपेंस मजीद करें तो वो सेलेबल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, वो कहता है अब इस चीज के चांसेस हो सकते हैं। अब एक आइटम फाइनल प्रोडक्ट आपको पता है मार्केट में 100 रुपए में सेल हो रहा है, उसके ऊपर डैमेज आया, पहले भी आपके पास मतलब 80 रुपए का एक यूनिट आपका बन रहा था, 100 रुपए में आप उसको सेल कर रहे थे, आपके वेयर हाउस में रखा हुआ था और उसके ऊपर डैमेज हुआ, तो आपने कहा कि भाई मैं इसको रिपेयर करवाता हूँ फिर इसको सेलेबल कंडीशन में लेकर आऊं, लेकिन रिपेयर एक्सपेंस ही 30 रुपीज का हो गया है, 80 रुपए पहले का था, 30 रुपए रिपेयर एक्सपेंस हो गए, अब आपको कितने का पड़ा वो, आपको वो एसिड जाके पड़ रहा है 110 रुपीज का, जबकि सेल कितने में कर रही हो, 100 रुपीज। अब वो ये कहता है कि ये चांसेस हैं कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस एक्सीड कर जाए, लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपीज का। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या थी, वो कहता है कि अब अगर ये 80 का था डैमेज हो गया है, 100 रुपए का वैसे बेच रहे थे, अब आप ये देखो कि आप इसके ऊपर रिपेयरिंग कॉस्ट ना करो, फर्दर एक्सपेंसेस इनकर ना करो, इसको इसी सिचुएशन में सेल कर दो। जब मैं इसी सिचुएशन में सेल करने के लिए गया ना तो 60 रुपए में सेल हो, अब मेरा एक्सपेंस कितना, वो लॉस कितना है, 20। मैं कौन सी साइड पे जाऊं, मैं कौन सी साइड पे जाऊं, रिपेयरिंग की तरफ जाऊं या ना जाऊं, तो मैं चला जाऊंगा।
मुझे पता है रिपेयरिंग की तरफ जाता हूँ तो 10 रुपए का लॉस, मैं रिपेयरिंग की तरफ चला जाऊंगा। हाँ मुझे पता है कि अगर वो 80 रुपीज कॉस्ट थी, वैसे 100 रुपए का सेल होता है, डैमेज हो गया है, अब वो 80 रुपीज का जा रहा है, अब क्या करूं? 80 रुपीज में ही सेल हो रहा है विदाउट रिपेयरिंग, तो फिर 80 रुपीज का ही उनको दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे नहीं 80 का था, 80 में ही चला गया है। लेकिन सर जैसे फाइनेंशियल हाँ अकाउंटिंग के अंदर चला है, जैसे ही हमारा कोई गुड्स एंड डैमेज होते हैं तो हम उसमें लॉस रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे वो ब्रेक इवन पे रिकॉर्ड कर देते हैं। लॉस ही नहीं है लेकिन सर कॉस्ट कंडीशन में। अभी हम ये देख रहे हैं कि मुझे रिपेयरिंग की तरफ जाना है या नहीं जाना, तो आप जब बताओ मैं रिपेयरिंग की तरफ जाऊं या ना जाऊं। अगर मैं रिपेयरिंग की तरफ जाता हूं तो 30 रुपीज का मजीद एक्सपेंस होता है उसके ऊपर, फिर जाकर वो 100 रुपए में सेल होगा। और अगर रिपेयरिंग की तरफ नहीं जाता तो 80 रुपए का वो बना था, लेकिन अभी वो मुझे अपने 80 रुपए दे रहा है। अब मुझे बताओ मैं कौन सी कंडीशन पे था? तो 80 के लिए 80 पे ही चला जाऊंगा। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो कैसा है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम उसको ब्रेक इवन पे रिकॉर्ड कर देंगे। हाँ लेकिन जब हम फाइनेंशियल में पढ़ते हैं तो जैसे ही हमारा गुड डैमेज होता है तो हम उस पर लॉस रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे वो हमारा सेलिंग एनआरबी लॉस, प्राइस एनआरबी लॉस, सेलिंग प्राइस से 20 एनआरबी लॉस है इसके ऊपर, लेकिन दोनों जगह पर एनआरबी अलग लॉस है इसके ऊपर। कॉस्ट भी 80 है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस भी 80 है, एनआरबी लॉस ही नहीं है, वो ठीक रखा हुआ 80 रुपीज के ऊपर। नहीं समझ आई बात? सेकंड बात एनआरबी क्या होती है वैसे? अभी हम लोगों ने आगे जाके पढ़नी है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है ना। अब मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर मेरी 0 आ रही है, मैं रिपेयरिंग करवा ही नहीं रहा। 80 रुपीज उसकी कॉस्ट है, 80 रुपीज ही उसने मुझे दे देने हैं, और 80 रुपीज का ही मेरी इन्वेंट्री में रखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, रहने दो एज इट इज। ओके, आप सबको क्लियर है ये बात? अच्छा नेक्स्ट देखें, कहते हैं इन सच केसेस। अब देखो जरूरी थोड़ी है कि जब जैसे ही आप एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको देख रहे हैं कि डैमेज है उसी टाइम पे सेल हो जाए, ये बात जरूरी नहीं है। ये दोनों सिचुएशन है आपकी अपनी एस्टिमेशन की, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आपने जाना है। अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? आपने अगर वो सेल नहीं हुआ और आपके इन्वेंट्री का पार्ट है, तो अब आपने उसको अपनी कॉस्ट के ऊपर नहीं रिकॉर्ड करना। अब आपने उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। बात क्लियर? अगर गुड आइटम होते हैं ना, वो हमेशा अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि उनकी एनआरवी हमेशा ग्रेटर होती है। गुड आइटम्स की सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, इस वजह से वो हमेशा अपनी कॉस्ट पे रहते हैं। एनआरबी का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास डैमेज आइटम्स की सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में जाकर आपने एनआरबी की कैलकुलेशन करनी है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और इसमें से लेस कर दी जाती है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ completion and estimated cost necessary to make the sales। estimated selling price में से दो चीजें लेस करेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन अगर डैमेज है और हमने उसको ठीक करना है, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल, मतलब डैमेज वगैरह जो ठीक हो गया। लेकिन मार्केट का ट्रेंड है कि कोई भी एसिड आप सेल करने के लिए जाते हो तो उसके ऊपर 10% कमीशन देते हो, तो वो जो कमीशन कॉस्ट है वो है कॉस्ट टू सेल। तो आपके पास आ जाएगी एनआरवी की वैल्यू। It refers to the net amount that an entity expects to realize from the sale of inventory in the ordinary course of business। अब यहां पर आ गई हमारे पास एग्जाम्पल। Java Enterprises received consignment on January 15, 2019, consisting of 4 different types of material items A, B, C, D. The relevant data is given as under। Invoice price given है 500,000 and etc. Relative weight in kilograms, मतलब प्रोडक्ट ए हमारे पास 1500 किलोग्राम मौजूद है, प्रोडक्ट बी 2500 किलोग्राम मौजूद है। अब वो क्या कहता है कि अभी इसके ऊपर ना हम लोगों ने फ्रीट चार्जेस पे किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक ही गाड़ी में ये चारों प्रोडक्ट्स हैं,
तो गाड़ी वाले ने ये नहीं कहना कि प्रोडक्ट ए के लिए मुझे ये प्राइस, तो प्रोडक्ट बी सी डी के लिए ऐसा नहीं है। उसको टोटल जो अमाउंट हम लोगों ने पे की ट्रांसपोर्टेशन की वो कितनी आ गई, 350,000 रुपीज। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगी। अब ये बात तो कंफर्म है कि इनवॉइस प्राइस ने तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनना है, लेकिन साथ में 350 कैसे जाएगा? कहता है ऑफ विच 20% शैल बी रिफंडेबल। तो रिफंडेबल है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो 350 में से 70,000 माइनस कर दो। 350 का 20% हमारे पास बनेगा 70,000, रिमेनिंग कितना बच गया? तो अब बात आती है कि भाई उस 280 को किस तरह से एलोकेट करें। आपने टोटल इन्वेंट्री नहीं रखनी होती, आपने इन्वेंट्री को आइटम बाय आइटम प्रोडक्ट्स के हिसाब से रखना होता है। तो मतलब आपको ये पता हो कि आपकी प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट बी सी डी की, तो इनवॉइस प्राइसेस तो हैं। तो अब आप लोगों ने 280,000 को भी एलोकेट करना है। उसके लिए वो आपको बेसिस बता रहा है। कहते हैं जो फर्स्ट आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, वो ईच मटेरियल में आप लोग अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस अगर आप लोग देखें तो क्या आ रही हैं, 500, 400, 300 एंड इनके मुताबिक आप लोगों ने अपनी जो फ्रेट चार्जेस हैं इनको एलोकेट करना है। तो क्या आप बता सकते हैं ए बी सी और डी को क्या क्या चार्ज करें? कैलकुलेशन करो जरा, क्या क्या चार्ज करेंगे? अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों ने मटेरियल ए बी सी एंड डी की प्राइसेस को डिटरमिन करना है कि इन टोटल मटेरियल ए की क्या प्राइस हमारे पास बनेगी। उसके लिए ये जो इनवॉइस वैल्यू है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने इस इनवॉइस वैल्यू ने तो हर हाल में मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बनना है। बात आ रही है एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस हम लोगों ने किया, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हम लोग कर रहे हैं 350,000 का। अगर ये आगे की बात ना बताई जाती तो 350,000 के बारे में ही हम लोग सोचते, लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें से 20% हमारे पास रिफंडेबल है। तो आपने सबसे पहला काम करना है कि रिफंडेबल जो अमाउंट आपके पास आ रही है आपने उसको अलग कर देना है। द रिफंडेबल फ्रेट is equal to 350,000 multiplied by 20% is equal to 70,000। तो नॉन रिफंडेबल कितना आ जाएगा? नॉन रिफंडेबल इज इक्वल टू 350,000 माइनस 70,000 इज इक्वल टू, अब 280,000 को एलोकेट करना है ए बी सी एंड डी के दरमियान। अच्छा, इसके लिए ना डिफरेंट डिफरेंट बेसिस बन सकती थी। पहली बेस क्या कि हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 280,000 डिवाइडेड बाय 4 करो और आपके पास 70 70 70 70 कर दो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट्स के साथ ज्यादती हो जाएगी? क्योंकि हर किसी की क्वांटिटी डिफरेंट है, हर किसी की वैल्यू डिफरेंट है, और हर किसी पे 70 70 करोगे तो एक ऐसा मटेरियल जो सस्ता सा है, जो कम वैल्यू के ऊपर आया हुआ है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली एक्सीड कर जाएगी।
तो ये कोई अच्छी अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती, ये कोई बेस लॉजिकली नहीं बनती। तो इसके लिए ना दो किस्म की मजीद बेसिस हैं। क्या? एक तो उनकी इनवॉइस प्राइस देख लो, क्या उनको उनकी इनवॉइस प्राइस के मुताबिक लेके चले जाओ। दूसरा, उनको उनके वेट के मुताबिक लेके चले जाओ। अब आप लोग देखो, सबसे वैसे जो बेहतरीन अप्रोप्रिएशन है ना, उनका वेट है। अब देखिए भाई, अगर आप एक गाड़ी में सफर कर रहे हो, आपके पास 5 पैसेंजर्स हो और किसी के पास 2 पैसेंजर्स हो, तो क्या दोनों से सेम सेम वैल्यू चार्ज की जाए, या नंबर ऑफ पैसेंजर्स के मुताबिक जाना चाहिए? नंबर ऑफ पैसेंजर्स के मुताबिक। तो यहां पर भी ऐसा ही है भाई, अगर कोई 1500 किलोग्राम्स मटेरियल है और कोई 2500 किलोग्राम है, क्या दोनों से सेम सेम अमाउंट चार्ज करें? क्या हर किसी की अपनी उसके वेट के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन जहां पर जब क्वेश्चन में उसने हमें कह दिया कि अकॉर्डिंग टू इनवॉइस प्राइस जाना है, अब हमने देखना है कि मटेरियल ए को चार्ज कितना करें। अब मटेरियल ए की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए देखें भाई, सिंपल सा मेथड क्या है कि आपने देखना है मटेरियल ए, अब बेस किसको बना रहे हैं हम लोग? प्राइस तो मटेरियल ए की इनवॉइस कितनी है डिवाइडेड बाय जिसको बेस बनाया उसका टोटल। ये सिंपल सा मेथड है। मटेरियल ए के लिए अगर वैल्यू डिटरमिन करनी है और हमारे पास बेस है इनवॉइस प्राइस, तो मटेरियल ए की इनवॉइस डिवाइडेड बाय जिसको बेस बनाया उसका टोटल। तो इन तमाम इनवॉइसेस का टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा? 1400,000। ऑलराइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय जिसको अपोर्शन करना है। किसको करना है? तो मल्टीप्लाइड बाय 280। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी? 100,000। और मटेरियल ए की टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास? 600,000। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? बात क्लियर? अब आप मटेरियल ए के ऊपर टोटल कितनी अमाउंट खर्च कर रहे हैं? 600,000। लेकिन मटेरियल ए आया कितना है आपके पास? 1500 किलोग्राम। तो पर किलोग्राम वैल्यू क्या बनेगी? 600,000 डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल टू 400। तो पर किलोग्राम ये 400 रुपीज पड़ रहा है आपको। टोटल प्राइस ऑफ मटेरियल ए डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो 1 किलोग्राम मटेरियल ए आपको 400 रुपए। नहीं समझ आए? 600,000 डिवाइडेड बाय 1500। हाँ, वेट का जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड है, इन किलोग्राम है हमारे पास। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि हाँ, गुड गुड क्वेश्चन। आपको लगता है कि मुझे कैलकुलेटर पर किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा? आपको लगता है कि मुझे ये कैलकुलेटर पर किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा? ये फोन पे भेजना पेशावर है, कैलकुलेटर भेजना पेशावर, बट टीसीएस के ऑफिस जाऊंगी वो लोग इसके ऊपर भी सेम प्राइस लगाएंगे, इसके ऊपर भी सेम प्राइस लगाएंगे, और ये नहीं देखेंगे कि ये महंगे और ये सस्ते। नहीं होता है। इतना नहीं, सेम नहीं लगाया जाता। उसके ऊपर इंश्योरेंस भी डिफरेंट आ जाती है। जब हम फ्रेट चार्जेस पे कर रहे होते हैं उसके ऊपर इंश्योरेंस चार्जेस भी होते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस प्रोडक्ट की प्राइस के मुताबिक होते हैं। आपसे पूछा जाता है, होता है। बस ये कुछ करता है कि सेंसिटिव चीज ना हो जो पूछना जाएगा इस तरह इवन के वो प्रोडक्ट चेक करते हैं। उससे साफ नहीं चार्ट। अच्छा, बहरहाल इधर इधर सारी चीजें एक जैसी थी ना, तो वो एक ही क्वालिटी के मुताबिक लेके चला। शाबाश, तो बी ऑप्शन में हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो हमने तो क्वेश्चन को फॉलो करना है ना, वो हमें सिर्फ ये सिखा रहा है कि आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी डिटरमिन कैसे करनी है। तो हमें तो जैसी वो बेसिस बताएंगे, जो कंपनी के पॉलिसीज होंगे, हम उसके मुताबिक चले जाएंगे। ऑलराइट, तो हम लोग को क्वांटिटी के मुताबिक भी जाएंगे अपनी। ये बात समझ आ गई है आपको? अच्छा, अब अगर प्रोडक्ट बी की बात करें,
तो प्रोडक्ट बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस न्यूमरेटर को चेंज करेंगे और इधर आ जाएगा 4, और ये टोटल हमारे पास बन जाएगा, फ्री चार्जेस कितने आ जाएंगे, 80,000। अच्छा, तो प्रोडक्ट बी की टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 480,000। 480,000 में आपको कितनी क्वांटिटी मिली प्रोडक्ट बी की, 2500। तो पर किलोग्राम इसका रेट क्या आ गया, अब ये टोटल बन गया 480 और 192 पर किलोग्राम मटेरियल बी है मेरे पास। ऑल राइट। अच्छा, फिर देखें अगर प्रोडक्ट सी की बात करें, 21, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 60,000। टोटल प्रोडक्ट सी की प्राइस, कितने यूनिट्स मौजूद हैं, 2000, तो पर किलोग्राम कितना आ जाएगा, 180। ओके हो गया। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट बी की बात करें, सॉरी प्रोडक्ट डी की बात करें, 200, तो यहां पर टोटल वैल्यू आ जाएगी 40,000। टोटल वैल्यू 240,000 और पर यूनिट 2। ओके हो गई बात, कोई इशू। अच्छा, अब मैंने ये क्या किया, ये बड़ा इजी सा मेथड मैंने आपको बता दिया कि आपने जो भी आपके पास बेसिस बन रही हो वो आपने लेनी है और डिवाइडेड बाय उसका टोटल कर लीजिएगा। अब यहां पर ना हम इनकी रेशियोज को भी देख सकते थे, और आपको कुछ ऐसी भी होगा जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि ये जो एक्सपेंस है ना, इसको आपने 5 रेशो इस तरह से 5:4:3:2 के हिसाब से अपोर्शन करना है, कोई ना कोई रेशो बता देगा। तो ये रेशो बेसिकली उसने इनवॉइस वैल्यू के रेशो ली हुई है। अब ये रेशो कैसे ली जाती है, रेशो होती है सिंपल फॉर्म, क्या कि हर किसी के साथ 5-5 0 कॉमन थे, तो हमने हर किसी के 5-5 0 को कैंसिल कर दिया। तो अगर आप लोग यहां पर भी देखो तो 5-5 0 तो आपस में कैंसिल हो ही जाएंगे ना, तो बाकी क्या बनता है, 2 and 14। अब जब यहां पर जाएंगे प्रोडक्ट ए के लिए करना होगा तो हम 5 डिवाइडेड बाय रेशोज का टोटल, ये प्रोडक्ट ए के लिए बन जाएगा। प्रोडक्ट बी के लिए करना होगा तो बी की रेशो डिवाइडेड बाय उसका टोटल। ये बात क्लियर, ये आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। ये इनवॉइस वैल्यूज थी, ये फ्री चार्जेस, ये टोटल, और ये पर यूनिट कॉस्ट। किसी को क्लियर। अच्छा, अब वो क्या कहता है, कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर किलोग्राम। तो जब कॉस्ट पर किलोग्राम फाइंड करनी हो तो पहले टोटल फाइंड किया, टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो कॉस्ट पर किलोग्राम आपके पास आ जाएगी। क्या करनी है, ऑफ ईच मटेरियल इफ द फ्रेट इज अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ, अब वो वेट के मुताबिक जा रहा है। अब जो हम लोगों ने बेसिस बनानी है वो उसके वेट्स को बनानी है, ना कि उसकी प्राइसेस को। तो अब हम लोगों ने किस तरह से इसको लेके चलना है, सपोज मैं प्रोडक्ट ए की बात करूं यहां पर, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 280 तो एज इट इज रहेगा। लेकिन अब देखें वेट्स के मुताबिक ये इसको बेस बनाया, प्रोडक्ट ए का वेट कितना है 1500 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेट इन सब को अगर ऐड कर दो तो टोटल वेट कितना बन रहा है, और वैल्यू आ जाएगी 60,000। ओके, अब आपके पास प्रोडक्ट ए की टोटल वैल्यू क्या बन गई, 560,000। 560,000 में कितने किलोग्राम ऑफ मटेरियल आपके पास आया, तो पर किलोग्राम मटेरियल ए की कॉस्ट क्या बनी, 3। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई, जरा मुझे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सी एंड डी कैलकुलेट करके दें। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सी एंड डी, जी प्रोडक्ट बी पर यूनिट आपके पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट बी पर यूनिट किलोग्राम
200. Next one, product C per unit 190 and product D per unit 40. आपका ये आंसर नहीं आया, आपके ये आंसर आए हैं, बोलो 200, 190 एंड 24. ओके, अब अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट बी के लिए अगर कैलकुलेशन करनी थी तो वो कैलकुलेशन होनी थी कुछ इस तरह, यहां पर आ जाता है 2500 डिवाइडेड बाय 7000 मल्टीप्लाइड बाय 280, तो ये वैल्यू आपके पास बन रही है 100,000. तो 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 500,000 and 500 multiplied by 2500 is equal to 200. Sorry, 500 divided by 2500 is equal to 200. Clear? क्या मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी? नेक्स्ट चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, अब देखें भाई, ये जो ऊपर वाली चीज थी ना, ये था कि जब रॉ मटेरियल को परचेज किया जाएगा तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी. अगर एक ही प्रोडक्ट लेकर आ रही हो ना, तब कोई मसला नहीं होता था. इससे पहले हम लोग जितना भी पढ़ते थे ना, हम लोग एक ही प्रोडक्ट लेकर आते थे. हम लोग कहते थे भाई टोटल इसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो सपोज 500,000 है, 100,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है. हम कह देते थे इन टोटल 600,000 उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट है. अब इशू क्या आता है कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लमसम में पे कर दी, लेकिन उसमें प्रोडक्ट एक नहीं है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और फिर उन प्रोडक्ट्स की भी डिफरेंट वैल्यू है, और इवन के उनकी क्वांटिटी भी डिफरेंट है. तो क्वेश्चन ये होता है कि भाई अब हर प्रोडक्ट को क्या क्या वैल्यू असाइन करें. तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ बेसिस कंसीडर करनी होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू. इस तरह से कोई एक रीजनेबल बेस आपने चूज कर देनी है, और उसके मुताबिक जो आपके एग्रीगेट एक्सपेंस होते हैं, जो तमाम के ऊपर आ रहे होते हैं, उनको प्रोपोर्शनेट करना है. उसके लिए ये ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल मौजूद थी. क्या ये एग्जांपल समझ आ गई थी आप लोगों को? अच्छा, उसके लिए भी आप इस तरह से एक रेशो बना सकते थे. अब अगर आप लोग यहां पर देखें ना, तो सबसे पहली चीज रेशो बनाने का इजी सा मेथड, इवन के ना बनाई जा रही हो ना आपसे एग्जाम में रेशो, तो आपका क्यूएम का पेपर नहीं होगा, आपका पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. सिंपल है कि आपने वो टोटल वैल्यू उठानी है, जिसको बेस बनाया है उसके टोटल के साथ जाके डिवाइड कर देना है. ये सिंपल सा मेथड है. इन केस रेशो में कन्वर्ट करते भी हैं तो देखें, रेशो में कन्वर्ट करना भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है. कॉमन जीरो कितने हैं? 2. हर किसी के दो दो जीरो कैंसिल. अब इसकी रेशो बन गई 15, 25, 20 एंड 10. अभी भी आप लोग देखो तो ये डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाय 5 सारे के सारे. तो डिविजिबल बाय 5 करें तो ये रेशो बनेगी 3, 5, 4, 2, और रेशोज का सम इज इक्वल टू. अब अगर प्रोडक्ट ए के लिए जाएंगे ना, तो हम इसकी फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 3/14. प्रोडक्ट बी के लिए जाएंगे तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 5/14. सी के लिए 4/14 मल्टीप्लाइड बाय 280. ऑलराइट. और डी के लिए जाएंगे तो 2/14 मल्टीप्लाइड बाय, तब भी सेम आंसर. ये रेशोज में कन्वर्जन हो गई इनकी. क्लियर? कोई इशू? अब देखें यहां पर इसने ये वाली रेशोज बना दी थी, इधर इसने ये रेशो 3, 5, 4, 2 जो हम लोगों ने अभी बनाई है 3, 5, 4. क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करें तो भाई आपसे कहा गया है कि जो इनिशियल हम लोगों ने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना होता है ना इनिशियली, वो तो है कॉस्ट पर. पता है, जब आपने इन्वेंट्री को परचेज किया, उसको जब रिकॉग्नाइज करने लगोगे वो तो करोगे कॉस्ट के ऊपर, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन जब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हो, तो हर साल के एंड पर आपने अपनी इन्वेंट्री को दोबारा से रीवैल्यू करना है. किस तरह से कि कॉस्ट तो आपके पास मौजूद है, लेकिन आपने एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मतलब पीरियोडिकली उसकी एनआरवी भी कैलकुलेट करनी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. और कॉस्ट और एनआरवी में से जो आपको लोअर वैल्यू लगे
आपने अपनी इन्वेंट्री को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। गॉट इट? तो अब यहां पे देखें, एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब ये आप लोगों के पास चॉइस नहीं है कि नहीं कॉस्ट पे रहने दें, हमें जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने हर साल के एंड पर इसको इवैल्यूएट करना है। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इट्स इन्वेंटरीज एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब यहां पर बताता है द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज इज ऑर्डरली लोअर देन द, मोस्टली केसेस में ऐसा ही है कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है ना वो एनआरवी से कम होती है। तो आपकी जो मोस्टली इन्वेंट्री है ना वो अपनी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड रहती है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसी इंडिकेशंस आ जाती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी एसिड्स की एनआरवी है वो कम हो चुकी है। अब उस चीज को इवेल्युएट करना है। कहते हैं therefore the inventories are carried out at their cost, however the cost may exceed the net realizable value in the following cases। और वो केसेस कौन कौन से हैं? अब ये बातें आपसे थ्योरेटिकली पूछी भी जा सकती हैं। अच्छा, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहली चीज क्या? इन्वेंटरी डैमेज हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है, एक्सपायर हो चुकी है। एक्सपायर पे तो वैसे भी फेंक दी जाती है ना, लेकिन डैमेज या ऑब्सोलीट के केसेस के अंदर ये होता है कि मे बी वो सेल हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये इंडिकेशन होती है हमारे पास कि एनआरवी उस इन्वेंटरी की कम हो चुकी है, तो मुझे इवैल्यूएट कर लेनी चाहिए। एक तो पॉइंट ये आ गया। आपको ये बात समझ आ गई होगी, नहीं आई? इन्वेंटरीज आर डैमेज या इन्वेंटरीज हैव बिकम होली और पार्शियली ऑब्सोलीट। ये दोनों बातें क्लियर हैं सब बच्चों को? अच्छा, उसके बाद के पॉइंट्स हम लोगों ने कैसे बताने हैं? अब मुझे क्या आप बता सकते हैं कि एनआरवी को कैलकुलेट कैसे करना है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, लेस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट टू से। एम आई राइट? अच्छा, तब जाके आपके पास एनआरवी आ जाएगा। ये एब्रीविएशन समझ आ रही है ना? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एनआरवी। अगले पॉइंट्स आपने इनकी बेसिस के ऊपर बना देने हैं। क्या? एनआरवी, अब आपने ये देखना है कि एनआरवी ने कम कब होना है कॉस्ट से। तो कब कम होगी? जब आपको लगे कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कम है, जब आपको लगे कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कम हो चुकी है। मतलब जो यूनिट में पहले 100 रुपए का बेचता था ना, मार्केट में कंपेटिटर्स आ गए और कंपेटिटर ने सेम यूनिट 80 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। क्या मेरे पास कस्टमर आएगा? मैं मजबूर हो चुका हूं कि भाई मैं अब उसको 100 रुपए में सेल नहीं कर सकता, मुझे उसकी सेलिंग प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर आपके किसी भी इन्वेंटरी आइटम्स की सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो जाए तो एनआरवी की वैल्यू कम हो जाएगी। सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंटरीज हैव डिक्लाइन। ऑलराइट। और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल में अगर किसी किस्म का कोई इंक्रीज आ जाता है तभी आपके एनआरवी की वैल्यू कम हो जाए। तो अगला पॉइंट यही था, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर टू मेक द सेल। मतलब सिंपल बात, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल हैव इंक्रीज, तब भी आप लोगों के पास एनआरवी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मतलब ये इंडिकेशन होती हैं कि आपने एनआरवी को कैलकुलेट करना है और उसको कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे और फिर देखोगे कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर होगा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन उस पर होगा। एनी क्वेश्चन? अच्छा, एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से ये मेथड थे जो हमें इंडिकेशन कौन कौन सी हैं एनआरवी की वैल्यू के इंक्रीज होने की, नहीं इंक्रीज नहीं सॉरी डिक्रीज होने की इंडिकेशन कौन कौन सी हैं? डैमेज हो गई हैं गुड्स, ऑब्सोलीट होली और पार्शियली ऑब्सोलीट हो गई हैं, सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गई है और
कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट टू सेल इंक्रीज कर जाएगा। ऑलराइट, एनी डाउट? आ जाए अब इस क्वेश्चन। कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी ऑफ ईच इन्वेंटरी आइटम्स, वो हमने बतानी है। अब प्रोडक्ट जो हमारे पास है, फिनिश्ड प्रोडक्ट A1, फिनिश्ड प्रोडक्ट A2, वर्क इन प्रोसेस B1, कॉस्ट गिवन है हमारे पास, सेल प्राइस गिवन है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बता दी, सेलिंग कॉस्ट बता दी। क्या कहते हैं, अ बिजनेस हैज 3 आइटम्स ऑफ इन्वेंटरी करंटली कैरीड एट देयर कॉस्ट। अच्छा, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो बस यही समझा करें कि वो बेसिकली अपनी कॉस्ट के ऊपर मौजूद है। फिर द मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेंटरी इज हैव फॉलन। अब ये इंडिकेशन थी कि उसकी मार्केट प्राइस कम हो गई, तो मतलब सेलिंग प्राइस कम हो गई है उन प्रोडक्ट्स की। तो सेलिंग प्राइस कम हो जाने की वजह से ड्यू टू सडन डिक्रीज इन डिमांड देयर estimated selling price, cost of completion and cost selling cost are as follows। तो एनआरवी की कैलकुलेशंस वगैरह क्या होंगी? अगर हम लोग फिनिश प्रोडक्ट ए की बात करें, कॉस्ट कितनी है? 8000। सेल कितनी वैल्यू पे हो सकता है? 7800। और सेलिंग कॉस्ट भी अभी इसके ऊपर आनी है, कितनी? 500। मतलब गुड आइटम्स हैं, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कुछ नहीं आ रही क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट है, तो मजीद कंप्लीट हो चुकी है वो ऑलरेडी, लेकिन अभी उसको सेल करने के ऊपर 500 रुपए आएगा। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, तो एनआरवी की वैल्यू कितनी हो जानी है? कॉस्ट कितनी? 8000। तो प्रोडक्ट A1 की रिकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पर होनी है? 7300। ये बात क्लियर हो गई है? और नहीं बच्चे, कॉस्ट का कंपैरिजन करना है एनआरवी के साथ, और एनआरवी क्या होती है? सेल प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस सेलिंग। तो पहले ये एनआरवी कैलकुलेट कर दो, एनआरवी और कॉस्ट को कंपेयर किया तो जो कम होगी उसके ऊपर रिकॉर्ड। ओके, अच्छा, प्रोडक्ट A2 की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही 12,000 माइनस 200 इज इक्वल टू 11,800, जबकि इसकी कॉस्ट कितनी थी? तो ऐसा है कि वो कहता है कि इनिशियली मैंने इसको किस चीज पे रिकॉर्ड किया हुआ है? तो मैंने प्रोडक्ट A2 को रिकॉर्ड किया हुआ है 14,000 पर, जबकि मुझे इससे जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो 11,800 के मिलने हैं। ऐसा नहीं है जैसे एसिड्स को ओवरस्टेट किया हुआ है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने कहा था एसिड को ओवरस्टेट नहीं करना, तो हम लोग इसीलिए इसकी लोअर वैल्यू पर आ गए। प्रोडक्ट बी ने रिकॉर्ड A2 ने रिकॉर्ड हो जाना है 11,800। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, वर्क इन प्रोसेस B1 कॉस्ट आ गई 16,000 की, एनआरवी क्या आएगी? 14,000 माइनस 1,500 माइनस 200, तो वैल्यू क्या आएगी? 12,300। ओके, तो रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करेंगे? 12,300। ये उन्होंने एनआरवी की कैलकुलेशंस करके दी, और वो हैं कुछ इस तरह। किसी को डाउट? बात क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखें। It is to be noted that for finished goods, no further processing cost is needed, and therefore the formula for NRV does not include cost of completion. उसमें just cost of sale जा रहा था। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखो, कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। जल्दी से कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताएं, क्वेश्चन सॉल्व करें, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताएं। अच्छा, जब आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी हो इन्वेंट्री वगैरह की, तो सबसे पहला काम देखिए, अभी कॉस्ट आपको गिवन है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इसकी एनआरवी की कैलकुलेशंस करनी है। अब एनआरवी के लिए अगर आप लोग गौर करें ना, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भाई माइनस हो जाती है एनआरवी में से, कॉस्ट टू सेल माइनस होगी, जबकि सेलिंग प्राइस बेसिकली ऐड हो रही होती है। तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 850 माइनस 500,000
माइनस 50,000, तो एनआरवी इसकी क्या बन जाएगी आपके पास 300,000। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हर इन्वेंट्री आइटम के लिए कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हो, ये जरूरी नहीं होता। अब जैसे वर्क इन प्रोसेस के लिए भी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होगा आपके पास, लेकिन फिनिश गुड्स के लिए ये बात जरूरी नहीं होती। यहां पर देखें 850 माइनस 250 माइनस 50, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 550। जब आप लोग फिनिश्ड गुड्स इन गुड कंडीशन इसकी एनआरवी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ रही है, लेकिन अगर इन डैमेज कंडीशन की बात करें तो आपके पास वैल्यू आ रही है, ये आपके पास आ गई एनआरवी। भाई पहला काम कॉस्ट के सामने उनके एनआरवी लिख देना। अब अगर आप लोग यहां पर देखें तो ये एनआरवी, क्या ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही? अच्छा, अब कंपेयर करना है दोनों, और आपने देखना है जो लोअर वैल्यू हो वही उसकी वैल्यू बन जाएगी, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे वो एनआरवी हो। तो अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो कॉस्ट, वर्क इन प्रोसेस की बात करें तो कॉस्ट, फिनिश गुड कंडीशन की बात करें तो कॉस्ट, डैमेज कंडीशन की बात करें तो, अब इनको जाके ऐड करना है आपको, और ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी। ऑलराइट, कोई इशू? कहते हैं it is to be noted that the finished goods that were damaged during transport need to be worked on further before sale. Therefore, the formula for NRV shall now include cost to complete the goods. देखें, गुड यूनिट्स में कॉस्ट टू कंप्लीट नहीं था, लेकिन जब वो डैमेज हो गई थी तो मजीद उसके ऊपर काम करना है, तो कॉस्ट टू कंप्लीशन आपको मिल गया। मूव टू नेक्स्ट, कॉस्ट फार्मूलास। अच्छा, ये बातें भी आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं। कॉस्ट फार्मूलास, दो किस्म के आपके पास कॉस्ट फार्मूलास हैं। एक आपके पास होता है FIFO मेथड, और दूसरा आप लोगों के पास होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला। तो कहते हैं फॉर ऑल इन्वेंटरी आइटम्स, particularly large and expensive items, it might be possible to recognize the actual cost of each item. In practice, however, this is unusual because the task to identify the actual cost for all inventory items is impossible because of the large number of such items and when the prices of those items differ in different periods. The following example explain the situation when कहा जाता है कि आपने हर इन्वेंटरी आइटम्स के लिए ना अलग अलग से वैल्यू का पता हो। अगर वो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं तो हर चीज का पता होना चाहिए, अलग अलग से आपको वैल्यू का पता हो, लेकिन एक्सपेंसिव हो लेकिन कम क्वांटिटी में। लेकिन अगर आपके पास इतनी एक्सपेंसिव आइटम नहीं है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है कि आपको पर यूनिट कॉस्ट का पता हो। अब उसके लिए उसने आपको एक एग्जांपल दी। वो कहता है कि भाई ऑन 1st January a company had an opening inventory of 100 units of which cost rupees 50 each। तो 50 को मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो 5000 की वैल्यू ओपनिंग इन्वेंटरी में मौजूद है। फिर ड्यूरिंग द ईयर इट मेड द फॉलोइंग परचेजेस। 5 अप्रैल को 300 यूनिट्स परचेज किया एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 60। 14 जुलाई को 500 यूनिट्स परचेज किया एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 70। 22 अक्टूबर को 200 यूनिट्स परचेज किया एट अ रेट ऑफ 80। ड्यूरिंग द पीरियड इट सोल्ड 800 यूनिट्स एज फॉलोज। 9 मई को 200। अब यहां पर अगर वो वैल्यू बताता तो वो उसकी सेलिंग प्राइस थी, और सेल प्राइस का इन्वेंटरी की वैल्यूएशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो कभी वो आपको बता देगा तो ये जो 200 यूनिट्स मैंने सेल किया एट अ रेट ऑफ दिस, वो अपनी सेलिंग प्राइस बता देगा, कभी कभी नहीं बताएगा। बताए या ना बताए, मुझे सोल्ड आइटम्स की सेलिंग प्राइस जानने की जरूरत नहीं होती जब मैंने इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करनी हो। बात क्लियर? अगर बता भी दे तो मेरे लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो। गॉट इट? फिर हमारे पास आए 25 जुलाई को 200, 23 नवंबर को 200 एंड 12 दिसंबर को 200 यूनिट्स हम लोगों ने सेल किए। कहते हैं दिस मींस दैट इट, अब देखें यहां पर टोटल यूनिट्स कितने थे इनिशियली, मतलब हम लोग जरा लेमैन अप्रोच के मुताबिक कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास 100 यूनिट्स फ्रॉम द बिगिनिंग मौजूद थे। टोटल यूनिट्स मैंने परचेज कितने किए ड्यूरिंग द ईयर? 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने परचेज किए।
100 पहले से मौजूद था। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास कितने हो गए? 1100 यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। 1100 यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से मैंने सेल कितने कर दिए? 800। 1100 में से 800 सेल हो गए, तो बाकी कितना बच गया? और ये 300 मेरे पास क्या होगा? मेरे क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट, मतलब मुझे अभी तक वैल्यू का नहीं पता कि 300 यूनिट्स की वैल्यू क्या है। उसके लिए कॉस्ट फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे, मुझे मेथड्स देखने पड़ेंगे। लेकिन चाहे जो मर्जी मेथड हो, जो मर्जी कॉस्ट फार्मूला हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 300 यूनिट्स है। और ये 300 यूनिट्स हम लोग कैसे फाइंड क्या करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें ये पता चल गया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, हम लोग बात कर रहे हैं इन यूनिट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स प्लस परचेजेस एंड माइनस सोल्ड यूनिट्स। ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स प्लस परचेजेस माइनस सोल्ड यूनिट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप सबको ये बात समझ आ गई क्या? क्लियर है बात सब बच्चों को? चले, अब हमें ये पता है कि 300 यूनिट्स हमारे पास रखे हुए हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि तो दिस मींस दैट इट हैज 300 यूनिट्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या आपको ये बात क्लियर है? कैसे? वो 300 ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस यूनिट सोल्ड, तो उसने हमें बता दिया कि टोटल 300 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में, जो मैंने ऊपर कैलकुलेशंस की। फिर क्या कहता है? बट सिंस द यूनिट्स वर परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस। अब अगर आप लोग यहां पर देखें, ओपनिंग का रेट 50 है, फिर जब इन्फ्लेशन होगी तो लाजिम बात है पर यूनिट प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। आपने ईयर के स्टार्ट में जो परचेजेस की थी वो कम प्राइस के ऊपर है, लेकिन ईयर के एंड पे जो आपने परचेजेस की हुई है वो, अब क्वेश्चन ये आता है वो 300 कहां से पड़ा हुआ है? 300 यूनिट कौन सा पड़ा हुआ है? उसके लिए हमारे पास कॉस्ट फार्मूलाज आ गए। कहते हैं बट सिंस द यूनिट फॉर परचेज आर डिफरेंट प्राइसेस, सो व्हाट प्राइस शुड बी रिमेनिंग यूनिट्स बी एलोकेटेड? शुड द यूनिट्स बी एलोकेटेड ऑफ कॉस्ट दैट वर परचेज्ड lost at a rate of 80, but in that case the inventory shall be overstated as only 200 units of 300 units were purchased at 80। अब देखो, अगर हम लोग सबसे लास्ट वाली जाकर अपनी परचेजेस देखेंगे ना, तो वो तो हमारे पास मौजूद है एट अ रेट ऑफ 80, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 80 रुपीज के हिसाब से। लेकिन अगर हम लोग 80 रुपीज के हिसाब से गए तो वो तो 200 यूनिट से, और अगर ये 80 मैंने 300 पे अप्लाई कर दिया तो ऐसा नहीं है जैसे ओवरस्टेट हो जाएगी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट गया फिर। गॉट इट? कहता है वो 80 वाली तो आपके पास 200 यूनिट्स हैं, आप 300 के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो? फिर नेक्स्ट क्या बात करता है? कहते हैं शुड द कॉस्ट ऑफ ओल्डेस्ट परचेज यूनिट बी यूज्ड, बट इन दिस केस इन्वेंटरी विल बी अंडरस्टेटेड। कहता है अगर ओल्डेस्ट यूनिट, मैं ओपनिंग को देखें, ओपनिंग किस रेट पर था? तो सपोज अगर हम लोग फर्स्ट परचेज को भी देख लें तो कौन से रेट पर थी? अगर सारे के सारे हम यही रेट इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो फिर इन्वेंटरी में अंडरस्टेट हो जाना है। क्यों? क्योंकि भाई ओपनिंग में 100 मौजूद था, और अगर सपोज 100 ओल्डेस्ट सबसे पहले तो यही चीज आ रही थी, तो इन्वेंटरी ने मेरे पास अंडरस्टेट हो जाना है, तो अभी मेरे पास मसला बनेगा। अब नेक्स्ट क्या है? कहता है should the units be given in the weighted average cost, a system is therefore needed for measuring the। अब वो आपको बता रहे हैं कि बेसिकली ये सिस्टम क्यों आए थे, क्योंकि ये वो इश्यूज थे जो हमें फेस करने पड़ रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने सिस्टम बना लिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजुअली मेजर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन इज FIFO and the second one is weighted average। FIFO and weighted average cost method of inventory valuations are used within। अब इन्वेंट्री के लिए हमारे पास कौन से सिस्टम्स मौजूद हैं? Perpetual inventory system। They can also be used to establish a cost for closing inventory with the period and inventory system, periodic inventory system। अब IS2 ने हमसे कहा कि भाई इन्वेंट्री की कैलकुलेशंस के आपके पास दो मेथड्स हैं।
या तो इन्वेंट्री की जो कैलकुलेशंस करनी है वो आप लोग करो ऑन पीरियोडिक बेसिस, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करो। पीरियोडिक मतलब पर पीरियड, मींस दैट हर परचेज और हर सेल ट्रांजैक्शन को ना रिकॉर्ड, एट द एंड ऑफ द पीरियड अपने वेयर हाउस में जाओ, कितने क्लोजिंग इन्वेंट्री रखी हुई है उसको देखो और वैल्यू असाइन करो। ऑलराइट। और दूसरा मेथड है परपेचुअल। परपेचुअल मींस होता है कि हर ट्रांजैक्शन को आपने अप टू डेट रखना है। मतलब जैसे ही कोई सेल ट्रांजैक्शन हुई आपने रिकॉर्ड करनी है, परचेज ट्रांजैक्शन हुई आपने रिकॉर्ड करनी है, आपने पीरियड एंड का वेट नहीं करना। ये दोनों मेथड्स में से कोई सा भी मेथड कंपनी चूज कर सकती है, या वो चाहे तो परपेचुअल मेथड में जाए, चाहे तो पीरियोडिक मेथड में, कोई भी मेथड अप्लाई करे। फिर उसके पास कॉस्ट फार्मूले में दो मेथड हैं कि चाहे तो फाइफो में चली जाए, चाहे तो वेटेड एवरेज में चले जाए। गॉट इट? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर परपेचुअल मेथड पर हो। ओके, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर परपेचुअल मेथड पर होते हैं। गॉट इट? अब चलते हैं भाई इनकी कैलकुलेशंस की तरफ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अब ये किस तरह से होना है वो हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन थोड़े से शॉर्टकट्स वगैरह। मतलब अगर हम लोग बात करें ना पीरियोडिक सिस्टम की, वैसे तो ये आप लोगों को इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाकर देगा, जिसे ये देखें इस तरह से कुछ इन्वेंट्री लेजर कार्ड वगैरह ये आपको बनाकर देगा। लेकिन हम लोग इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाए बगैर क्वेश्चन में जाकर किस तरह से क्लोजिंग इन्वेंट्री को सॉल्व करेंगे, मैं आपको सबसे पहले समझाने जा रहा हूं आपका फाइफो मेथड। आर यू रेडी? अच्छा, फाइफो मेथड में सबसे पहला काम आप लोगों ने यही करना है कि आपने देखना है क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स आपके पास कितने। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने आ रहे हैं? 300। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स। फिर चाहे आपके पास पीरियोडिक मेथड है, चाहे आपके पास परपेचुअल मेथड है, फाइफो में वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सेम रहती है। क्या अगर फाइफो मेथड यूज कर रहे हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, चाहे पीरियोडिक मेथड है चाहे परपेचुअल मेथड है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सेम रहे, उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं। मतलब इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं। जब मेरे पास एक हैवी सा क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं उसके लिए इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाने के लिए बैठ जाऊंगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ही ऐसा आ गया कि इन्वेंट्री लेजर कार्ड बना कर दो, फिर हम लोग जरूर बना लेंगे, फिर हमें वो मार्क्स भी 6-7 दे रहा होगा उसके लिए, फिर जरूर बनाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं कभी भी इन्वेंट्री लेजर कार्ड नहीं बनाऊंगा, अगर फाइफो मेथड है तो। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? तो हम लोगों ने क्या करना होगा, पहला स्टेप क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, वो कितने हैं हमारे पास? 300 यूनिट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो भाई जो यूनिट सेल किए होंगे वो वही यूनिट हैं जो ओपनिंग और जो मेरी बिल्कुल इनिशियल परचेजेस थी उनमें से सेल हो गए। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो मेरे पास बचे हुई क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो मेरी बिल्कुल रिसेंट परचेजेस। गॉट इट? तो क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलना है आप लोगों की बिल्कुल रिसेंट परचेजेस में से। तो आप देखिए आपकी बिल्कुल रिसेंट परचेजेस कौन से वाली हैं? जब 22 अक्टूबर के पास गए, उसने कहा भाई 200 यूनिट्स हैं, तो ये जो रेट है ये 300 पे अप्लाई नहीं करना। अब आपने क्या करना है, रिसेंट परचेजेस सारे की सारी उठा देंगे। 200 मल्टीप्लाइड बाय 80 इज इक्वल टू, जो आपके पास 200 यूनिट्स हैं, आपके पास कितने हैं? 300। तो बाकी 100 उससे प्रीवियस परचेजेस देख लो। तो उससे प्रीवियस परचेजेस देखी तो कितने यूनिट्स हैं? तो 500 में से भी 100 अभी आपके पास पड़ा है, इसका 400 आप सेल कर चुके हो, लेकिन इसमें से भी अभी 100 यूनिट आपके पास मौजूद हैं एट अ रेट ऑफ 70 इज इक्वल टू 7000 एंड द टोटल इज 23। ये है क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू यूजिंग फाइफो मेथड।
ओके, बस आप लोग ये देखो, आप लोगों ने कितने यूनिट सेल किए थे, आप लोगों ने ड्यूरिंग द पीरियड कितने यूनिट सेल किए हैं? तो 800 आपने ये 100 सेल कर दिया, साथ में ये 300 भी सेल कर दिए, टोटल 400 हो गए। तो बाकी 400 आपने इसमें से सेल किए, तो 100 यूनिट इसमें से बच नहीं गए, वो मैंने जाके क्लोजिंग स्टॉक में रख दिए। ओके, ये बात क्लियर। अब अगर देखें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आई, ये देखें, तो इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास 23,000 ही आ रही है। डन, सर कोई मसला? अच्छा, अब इधर इसने क्या लिखा, because one the first in first out method of inventory valuation, cost of inventory consumed is strictly based in order to purchase, means first purchase is issued first and so on. In simple words, the first item that are received into the inventory or the first item that go out. To establish the cost of inventory using FIFO, it is necessary to keep a records of the date that units of inventory are, तो डेट्स का पता होना बहुत जरूरी है, डेट्स का पता नहीं होगा तो रिसेंट परचेजेस का नहीं पता चलेगा। तो आपने ये रिकॉर्ड जरूर रखना है इनटू इन्वेंटरी, द नंबर ऑफ यूनिट रिसीव्ड एंड देयर परचेज प्राइस। और देखो सोल्ड यूनिट्स की चाहे सेलिंग प्राइस का ना पता हो, लेकिन आपने कितने यूनिट्स परचेज किए और उनकी प्राइस क्या थी, इस चीज का पता होना जरूरी है। डेट ऑफ परचेज, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड एंड प्राइस पर यूनिट, ये पता होना जरूरी है आपके पास। द डेट दैट यूनिट्स आर इशूड फ्रॉम इन्वेंटरी एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड, इस चीज का भी पता हो कि आपने कितने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इशू किए, सेल कितने यूनिट्स किए और कब किए। With this information, it is possible to put a cost of inventory that is issued, sold, or used, and to identify the cost of items still remaining in inventory, means that closing inventory की value का पता चल जाएगा। Since it is assumed that the first items received into the inventory or the first item that are used, it follows that the value of inventory at any time should be the cost of most recently acquired units of inventory। तो हम लोगों ने यही कुछ किया, एट द एंड जाकर क्लोजिंग इन्वेंटरी हमने अपनी रिसेंट परचेज जाके देख ली। अब ये उसने हमें एक किस्म का इन्वेंटरी लेजर रिकॉर्ड बना के दे दिया यूजिंग FIFO मेथड। ऑलराइट, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज।